हेलो दोस्तों, आप सबों का द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन में स्वागत है। मैं बबलू कुमार, आपके परिवार का एक सदस्य। दोस्तों, हम लोग अगले सीरीज को पुनः लेकर आ चुके हैं। वो है द्रव्यमान। इस सीरीज में हम लोग जानेंगे द्रव्यमान के बारे में, कार्य के बारे में, बल के बारे में, गति के बारे में, संवेग के बारे में, ऊर्जा के बारे में, त्वरण के बारे में, शक्ति के बारे में। क्योंकि यहाँ से कुछ क्वेश्चन आता है सदिश से संबंधित, अदिश से संबंधित, न्यूटन्स के लॉ से संबंधित, ठीक ना। बल के बराबर में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। ये सब प्रश्न बार बार आता है, कॉमन प्रश्न। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि शॉर्ट पीरियड में इस तमाम टॉपिक को कर पाएंगे। दोस्तों, हम पहले ही बोल चुके हैं, आप लोगों के लिए स्मार्ट विधि से तमाम चीज़ को लाने का कोशिश कर रहे हैं। आप बस थोड़ा ध्यान केंद्रित करें। चलते हम लोग कहता है कि पहला, यांत्रिकी क्या है। यांत्रिकी क्या है, आप ध्यान देंगे। भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें पिंड पर बल लगाने पर उनके व्यवहार में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग यांत्रिकी कहते हैं। जिसमें पिंड पर अगर हम बल लगाते हैं तो उसके व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, तो उसका अध्ययन हम लोग जो करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, यांत्रिकी कहते हैं। यांत्रिकी कहते हैं। आगे ध्यान देंगे। आप लोग भार और द्रव्यमान में पहला अंतर समझ लें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न काफ़ी बनते रहता है। भार और द्रव्यमान में प्रश्न काफ़ी बनते रहता है। जनरली बहुत सारे व्यक्ति भार और द्रव्यमान को एक ही चीज़ समझता है, लेकिन ये दोनों चीज़ अलग है। आइए ध्यान समझते हैं। भार क्या है भाई? तो जहाँ जो पृथ्वी का आकर्षण बल होता है, पृथ्वी जो किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, वो जिस बल से खींचती है वो किसी का भार होता है। जबकि द्रव्यमान पदार्थ का परिमाण होता है। जबकि द्रव्यमान किसी पदार्थ का क्या होता है? परिमाण होता है। पहला अंतर तो ये याद रखना है। दूसरा, भार का मात्रक न्यूटन होता है। भार का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। कई बार पूछा ये सब प्रश्न, भी आई है, ये सब पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। जबकि द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? केजी होता है। तीसरा, यह एक सदिश राशि है। भार एक सदिश राशि है, जबकि द्रव्यमान एक अदिश राशि है। जिसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण हो उसे अदिश कहते हैं, जबकि जिसमें परिमाण तो हो ही, साथ ही उसमें दिशा का भी बात हो, तो उसे हम लोग सदिश कहते हैं। सदिश कहते हैं। वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थान पर इसका भिन्न भिन्न होता है। अगर यहाँ पर भार देखें किसी वस्तु का पृथ्वी पर तो कुछ और है, चंद्रमा पर देखें तो कुछ और हो जाएगा। उसी तरह से वहाँ 1/6 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति का वजन यहाँ पर 600 किलो है, तो वही व्यक्ति जब चंद्रमा पर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 100 केजी का हो जाएगा। 100 केजी का हो जाएगा। उसी तरह से इसमें किसी भी वस्तु पर किसी वस्तु पर वस्तु का मास चेंज नहीं होता है। किसी भी स्थान पर क्यों ना चले जाएं आप, उसका द्रव्यमान चेंज नहीं होगा। क्या इतना बात आप समझ गए? बहुत ही आसान तरीका से अपनी बातों में इन्हें समझाने का कोशिश किया गया है। आप इस बातों को जाने, आपका एग्जाम में प्रश्न बहुत अच्छा से बनेगा। आप देखेंगे, सेट मारिएगा, आप देखिएगा कि मैक्सिमम ये सब प्रश्न आता है एग्जाम हॉल में, और एक जगह एकीकृत करने का काम किया गया है। और जो डिमांडिंग है, वो जिस विद्यार्थी को साइंस से डर लग रहा होगा, फिजिक्स से, बायो से, वो उसका केमिस्ट्री के कुछ पार्ट से, उसका तो ये पार्ट बहुत आसान हो जाएगा द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन परिवार में। ध्यान समझिएगा। इसमें किसी वस्तु को ये क्लियर हो गया ना। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों। आगे हम लोग देखें तो दूरी और विस्थापन के बारे में थोड़ा समझ लें। दूरी और विस्थापन के बारे में समझ लें। जनरली लोग ये समझता है कि दूरी और विस्थापन, चूंकि एक ही अर्थ में प्रयोग लोग कर रहा है, लेकिन देखा जाए तो दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। क्या अर्थ होता है, इसका मीनिंग भी उसी तरह से हम लोग समझ लेते हैं, ताकि कोई भी दिक्कत न रह जाए।
ताकि कोई भी दिक्कत न रह जाए हम लोगों को, है ना। दूरी में केवल परिमाण होता है। जब परिमाण केवल होगा तो इसका मतलब अदिश हो जाएगा। जबकि विस्थापन में परिमाण तो होता ही है, दिशा भी होता है। पहला पॉइंट्स याद रखिएगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है, जबकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। यह परिमाण सिर्फ होता है, इसीलिए यह अदिश राशि है। दूरी कैसा राशि है? अदिश। क्यों भाई? क्योंकि इसमें सिर्फ परिमाण होता है। विस्थापन में परिमाण दिशा तो होता ही है, इसीलिए यह एक सदिश राशि है। सदिश राशि है। दूरी है क्या भाई? गतिशील वस्तु द्वारा, कोई गतिशील वस्तु द्वारा चली गई दूरी। याद रखिएगा, अगर कोई गतिशील वस्तु, कोई वस्तु गतिशील है, अगर वो चला है तो कभी भी दूरी शून्य नहीं हो सकता है। दूरी शून्य नहीं हो सकता है। अगर मान लेते हैं कि कोई बिंदु ए पर था और बिंदु बी पर गया, तो इसका मतलब है ये कुछ न कुछ तो दूरी गया। कुछ विद्यार्थी के मन में आ रहा होगा कि सर अगर कोई वृत्ताकार पथ है तो अगर मान लेते हैं यहीं से चला, वो पुनः घूम के इस तरह से आया, इस तरह से आया, तो वो घूम तो रहा है, कुछ तो दूरी तय कर रहा है ना। तो जब कोई वस्तु गतिशील होगा तो वो कुछ न कुछ दूरी तय करेगा, कभी भी इसका मान शून्य नहीं होगा। जबकि जस्ट इसका उल्टा, विस्थापन में विस्थापन शून्य हो सकता है, लेकिन तब जब वह एक निश्चित दूरी चलने के बाद वस्तु अंततः अपने प्रारंभिक स्थान पर वापस आ जाती है। मान लेते हैं कि यहाँ से कोई चीज वस्तु ए से चला बी पर पहुँच गया, तो दूरी जो अगर मान लेते 5 मीटर है तो 5 मीटर दूरी भी हो गया, विस्थापन भी 5 ही हो जाएगा। क्यों भाई? अपने जगह से विस्थापन मतलब क्या? जो विस्थापित हुआ अपने जगह पर, यहाँ पर था हट के यहाँ आ गया, इसको विस्थापन कहेंगे। लेकिन मान लेते कोई वृत्ताकार पथ है, वृत्ताकार पथ है, ए बिंदु से चला अब फिर ए पर आ गया, तो बताइए आप ही, मान लेते हैं यहाँ से चला था पुनः यहीं आ गया, तो कितना अपने जगह में ये विस्थापित हुआ, कितना अपने जगह से हटा? कुछ नहीं हटा। इसका मतलब इसका मान हो जाएगा 0। तो विस्थापन 0 हो सकता है, लेकिन दूरी 0 नहीं हो सकता है। इस बात को याद रखिएगा। कई प्रश्न यहां से पूछा है इस सब कॉन्सेप्ट से। आगे ध्यान देंगे दोस्तों, फिर इस बिंदु से भी प्रश्न काफी आता है, चाल और वेग से संबंधित प्रश्न। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। अगर डिफिनेशन से एलर्जी हो तो दिक्कत नहीं है। चाल बराबर दूरी बटे समय, आप लोग मैथ में तो जरूर याद किए होंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो हमने कहा दूरी अब बटे जो समय कहा, इसी को डिफिनेशन बना लीजिए। इकाई समय में तय की गई दूरी, इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाता है। इसका अगर ऐसा ही मात्रक देखिएगा तो दूरी का मीटर होता है, समय का सेकेंड होता है, तो मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। कैसा राशि है दूरी? ये भी पूछता है। अदिश राशि है, अदिश राशि है। आगे ध्यान देंगे आप, समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन को वेग कहते हैं। जब विस्थापन में परिवर्तन हो तो उसे हम लोग वेग कहते हैं। तो वेग बराबर विस्थापन बटे समय। तो आ गया, इसमें भी वही बात कर लीजिए अगर ये याद में दिक्कत हो तो। समय के साथ जो विस्थापन होगा उसे हम लोग वेग कहते हैं। इसका भी अगर चाहें तो आप निकाल लीजिए, विस्थापन का मीटर और समय का सेकेंड, तो मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। लेकिन यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। जब सदिश है तो क्या होगा? परिमाण और दिशा दोनों होगा। दोस्तों ध्यान देंगे त्वरण के बारे में। त्वरण क्या होता है? त्वरण, तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर वेग बटे समय होता है। त्वरण बराबर वेग बटे समय होता है। त्वरण बराबर वेग बटे समय होता है। वेग का आपने याद किया मीटर बाय सेकेंड और समय का सेकेंड, तो इसीलिए मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा इसका मात्रक। त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह कैसा राशि है? एक सदिश राशि है, सदिश राशि है।
इसे ए से डिनोट करते हैं। तो त्वरण बराबर v माइनस यू बाय टी, त्वरण बराबर v माइनस यू बाय टी होता है। याद रखिएगा, त्वरण जब त्वरण ऋणात्मक हो तो मंदन कहलाता है, जब त्वरण होता है ऋणात्मक होता है तो उसे क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। दोस्तों आप लोग न्यूटन्स के लॉ से जरूर संबंधित होंगे। न्यूटन के कितने नियम, 3 नियम। न्यूटन के कितने नियम, 3 नियम। यहाँ से भी प्रश्न काफ़ी बन जाता है, ध्यान देंगे आप, ध्यान देंगे क्या बनता है। हम लोग स्टेप बाय चलते हैं। मान लेते हैं कि कोई वस्तु भी यहाँ पर है और हम जब तक इस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाएंगे तब तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये न्यूटन साहब फर्स्ट नियम के मुताबिक कहते हैं। वस्तु की आरंभिक अवस्था गति या विराम की अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं होता है। अगर कोई गति में है तो विराम में, या विराम में है तो गति में, ये तभी होगा जब उस पर कोई बाह्य बल लगेगा। इसे हम लोग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहते हैं। पहले नियम को ही जड़त्व का नियम भी कहते हैं और पहले नियम को ही हम लोग गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। और पहले नियम से ही बल का परिभाषा मिलता है। बल का परिभाषा बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्त, परिभाषा बोल रहे हैं। जबकि व्यंजन की बात करें, वे एक्चुअल में F बराबर ma की जो बात करेंगे तो वो हमको दूसरा नियम से मिलता है। इसमें कुछ एग्जाम्पल याद रखिएगा। मान लेते हैं चलती हुई गाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें बैठा यात्री कहाँ जाएगा, आगे की ओर जाता है। तो यह न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का रूल है। रुकी हुई गाड़ी का अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठी यात्री पीछे की ओर झुक जाता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ है। ध्यान देंगे, प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलता है, ये आ गया, प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलता है। जबकि सेकेंड लॉ क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, सेकेंड लॉ कहता है, इसकी विशेषता क्या है, वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बल के समानुपाती होती है तथा परिवर्तन बल की दिशा में होती है। उसके समानुपाती होगा, जिस दिशा में बल उसी की दिशा में होगा। जैसे तेज गति से आती हुई गेंद को जब हम कैच करते हैं, करते समय क्रिकेटर क्या करती है, खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे करती है। न्यूटन सेकेंड लॉ का ये सेकेंड लॉ पर है ये। अगर कील को अधिक गहराई तक गाड़ना हो तो हथौड़े, भारी हथौड़े का प्रयोग करना चाहिए, भारी हथौड़े का। जैसे कराटे खिलाड़ी द्वारा हाथ के प्रहार से जो ईंट को तोड़ा जाता है, ईंट को तोड़ा जाता है, उसी तरह से न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है एक्शन इक्वल टू रिएक्शन, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। न्यूटन्स थर्ड लॉ है। तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी इसे कहते हैं। जैसे रॉकेट का आगे बढ़ना तो पीछे की ओर थोड़ा झटका लगता है, थर्ड लॉ है। बंदूक से गोली निकलने पर पीछे की ओर झटका लगना दूसरा नियम है। नाव से जमीन पर जब हम कूदते हैं तो नाव का पीछे की ओर जाना, ये तीसरा नियम है। तीसरा नियम का ये उदाहरण है, तीसरा नियम का यह उदाहरण है। आगे हम लोग देखेंगे समवेग। समवेग, तो समवेग का मतलब वेग गुना द्रव्यमान, वेग गुना द्रव्यमान। क्वेश्चन आता है समवेग और वेग का अनुपात क्या होगा, तो समवेग बराबर आपने क्या कहा, वेग गुना द्रव्यमान कहा, और बटे में वेग अनुपात पूछा तो वेग वेग कट गया, क्या आंसर मारते आप, द्रव्यमान। क्वेश्चन आता है समवेग और वेग का द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा, समवेग और वेग के अनुपात क्या होगा, तो द्रव्यमान हो जाएगा। ये सब प्रश्न हल करवाएंगे हम लोग। इस सीरीज के बाद प्रश्न भी लेके जरूर आएंगे। किसी वस्तु के संवेग को उस स्थान के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। हमने क्या कहा, किसी वस्तु के संवेग को उस स्थान के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल, वही बात हो गया ना। संवेग को वस्तु के द्रव्यमान, देखिए ध्यान समझिए, उनके वेग और द्रव्यमान के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो द्रव्यमान का तो केजी हो गया, वेग का तो मीटर पर सेकेंड हो गया, तो केजी मीटर पर सेकेंड आंसर हो जाता है। यही सेकेंड जब ऊपर आता है, केजी मीटर, ये सेकेंड ऊपर आएगा तो उस पर हम लोग इन्वर्स -1 करते हैं तो क्या हो जाता है। जैसे मान लेते हैं, आप लोगों को याद होगा 1/10 का स्क्वायर है तो ये ऊपर ले जाना होगा तो 10⁻² करना होता है ना।
यह एक सदिश राशि है। क्या है ये? सदिश, संवेग सदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा भी होता है और परिमाण भी होता है। दिशा भी होता है और इसमें परिमाण भी होता है। आगे ध्यान दीजिएगा, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। संवेग संरक्षण का सिद्धांत, यदि दो या दो से अधिक पिंड के समुदाय पर कोई बाह्य बल कार्य न करे तो समुदाय का संयुक्त संवेग बना रहता है। इसे ही संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। जैसे m1 v1 पहले था, m2 v2, ये दोनों आपस में जब बराबर है तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत हो गया। संवेग संरक्षण का सिद्धांत हो गया। कार्य क्या है भाई? कार्य क्या है? तो बल और बल के दिशा में हुए विस्थापन या परिवर्तन कार्य कहलाता है। इसका एसआई मात्रक जूल होता है, जूल, और यह एक अदिश राशि है। कार्य एक अदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक जूल होता है, जूल होता है। शक्ति क्या है? कार्य करने की क्षमता को हम लोग शक्ति कहते हैं। तो शक्ति बराबर कार्य बटे समय हो जाता है। कार्य बटे समय, कार्य का जानते हैं जूल होता है, समय का सेकेंड होता है, तो जूल पर सेकेंड कहिए, या तो जूल पर सेकेंड कहिए, या फिर जूल सेकेंड माइनस 1 कहिए, जूल सेकेंड माइनस 1 कहिए, या तो जूल पर सेकेंड या जूल सेकेंड माइनस 1। एक हॉर्स पावर कितना के बराबर था? सो बताइए। 746 वाट। एक हॉर्स, 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 1 HP इक्वल टू 746 वाट होता है। ऊर्जा क्या होता है? तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। जैसे यांत्रिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा आदि ऊर्जाएं होती है। अब ध्यान समझिए, ऊर्जा कैसा राशि है भाई? तो ऊर्जा एक अदिश राशि है। इसका मात्रक तो जूल होता है। ऊर्जा दो तरह का मुख्य रूप से, एक तो स्थितिज ऊर्जा, दूसरा गतिज ऊर्जा। जब स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होगा उसको स्थितिज ऊर्जा कहेंगे, गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होगा उसे हम लोग गतिज ऊर्जा कहेंगे। आइए, वैसी ऊर्जा जो किसी वस्तु में स्थिति के कारण उत्पन्न होती है उसे हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे याद रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh होता है। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh होता है, mgh होता है। जबकि गतिज ऊर्जा वही होगा, वैसी ऊर्जा जो किसी वस्तु में उसके गति के कारण उत्पन्न होता है उसे हम लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं। हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv² होगा, हाफ mv² हो जाएगा। दोस्तों, इस थ्योरी से, इस फॉर्मूला से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछा गया है। आप इस प्रश्न को अगर याद रखते हैं, थ्योरी को, तो हम जो अभी प्रश्न का सीरीज लेकर आने वाले हैं फिजिक्स का, सारे सब्जेक्ट का, तो उसमें आपको यहाँ से सारा हल करवाएंगे। देखना है हम लोगों को कि कैसे हल होता है। साधारण यंत्र, किसी व्यक्ति द्वारा कम बल प्रयोग करके उतना ही जब काम किया जाता है तो उसे हम लोग साधारण यंत्र कहते हैं। साधारण यंत्र कहते हैं। व्यक्ति के गहरी सांस लेने पर तराजू का रीडिंग क्या होगा भाई? तराजू का रीडिंग घटेगा। तराजू का रीडिंग क्या हो जाएगा? घटेगा। मान लेते हैं कोई एक तराजू है और उस पर कोई व्यक्ति चढ़ा हुआ है, गहरा सांस लिया, तो इसका रीडिंग, वजन क्या होगा? कम होगा, कम होगा। अगला है अभिकेंद्री बल। अभिकेंद्री बल नाम से स्पष्ट है। अभी का मतलब होता है की ओर, अभी का मतलब होता है की ओर, मतलब अभी का मतलब होता है की ओर, केंद्र का मतलब केंद्र की ओर। जब कोई बल केंद्र की ओर लगता है, परिधि से केंद्र की ओर लगता है, उसे हम लोग अभिकेंद्री बल कहते हैं। ऐसा बल जो परिधि से केंद्र की ओर लगता है उसे हम लोग अभिकेंद्री बल कहते हैं। अपकेंद्री बल नाम से स्पष्ट है। अप मतलब होता है बाहर, केंद्र से बाहर। ऐसा बल जो केंद्र से परिधि की ओर, केंद्र से, जैसे मान लेते हैं केंद्र से उल्टा लगे, परिधि की ओर लगे, उसे हम लोग अपकेंद्री बल कहते हैं। जैसे वॉशिंग मशीन, कई बार पूछा है। दूध से मक्खन निकालना, कई बार पूछा है। ये जो है अपकेंद्री बल पर काम करता है। ये रहा एक छोटा सा प्यारा सा ग्राफ। केंद्र से जब परिधि की ओर लगे अपकेंद्री बल हो जाएगा, और जब परिधि से केंद्र की ओर लगे तो उसे अभिकेंद्री बल कहते हैं। अभिकेंद्री बल कहते हैं, अभिकेंद्री बल कहते हैं। ध्यान समझिए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभिकेंद्री बल कहते हैं। दोस्तों, हम लोग इसके बाद फिर मिलेंगे अगले सीरीज में। यहाँ हम लोग लेते हैं विराम। बहुत सारी शुभकामनाएं दोस्तों।
आप लोग खूब पढ़ें और मैं ईश्वर से कामना करूंगा कि आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। बस आप मेहनत से और तत्परता से लगे रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।